नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। इतनी देर अनु सिर्फ खामोशी से मेरी बात सुन रही थी। जब मैंने बोलना बंद किया तो उसने मंद होते कोयलों की तरह देखा। वह बैग से एक शॉल निकालकर मुझे उठाया। मैंने एक सिगरेट जलाई व चुप बैठी अनु की तरफ देखा। उसने मुझे चाय बनाकर दी। वह मैं चाय के सिप के साथ सिगरेट पीता रहा। अनु को इस तरह गुमसुम देखकर मैंने कहा, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? नहीं, मैं कहाँ कुछ सोच रही हूँ। कुछ तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है। मनु, ठीक, मेरा पत्र तुम्हें 9 साल बाद मिला था, पर एक बार तो कोशिश की होती। मैं कहाँ हूँ? कैसे अनु? तुम्हारे घर का पता भी नहीं था मेरे पास। मनु, जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जो भी तुम्हारे लिए सोचती हूँ वो प्यार है, तब तक तुम जा चुके थे। मैंने सारी हिम्मत जुटा के जो भी मेरे दिल में था कागज पर उतार दिया व उसे भेज दिया तुम्हें। फिर हर घड़ी इंतजार करती रही तुम्हारे जवाब का। और मनु, 3 साल में जबलपुर रही, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने तक। और उन 3 सालों में शायद ही ऐसा कोई दिन रहा हो जब मैंने पोस्टमैन का इंतजार न किया हो। पीएचडी होने पर मेरी पोस्टिंग झांसी हुई, लेकिन तुम्हारे घर के इतने पास रहकर भी कभी बांदा आने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगा कि तुमने पत्र पढ़कर कोई जवाब नहीं दिया तो क्या फायदा होगा तुमसे मिलकर। वैसे भी ये तो तय था कि तुम तो बांदा में होंगे नहीं, और तुम्हारे बिना मैं किसी को क्या बताऊंगी। बस यही दुविधा ने मुझे किसी निर्णय तक पहुंचने नहीं दिया। और फिर मेरे मन ने जैसे तय कर लिया कि अब इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दूं। और फिर मैंने मम्मी पापा को अपना निर्णय बता दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मनु, मैं उन लोगों में से हूँ जो एक बार ही किसी के हो सकते हैं। मैं अब किसी और को वो स्थान नहीं दे सकती थी जहाँ सिर्फ तुम थे। ये फरेब होता, धोखा होता, छल होता, उस व्यक्ति से भी और आपसे भी। लेकिन आज तुमसे मिलके, तुम्हारी बात सुनकर अपने उस फैसले पर मुझे गर्व हो रहा है। वाकई आज बड़ा मान हुआ है तुम पर। हाँ, आज अगर तुम्हारा अपना परिवार व बच्चे होते तो ज्यादा खुशी होती। पर मनु, अब तुम बिल्कुल अकेले कैसे? अरे नहीं, जब कानपुर पोस्टिंग हुई तब एक चपरासी रामदीन बड़ा ध्यान रखता था। फिर वो दोनों वक्त खाना भी बनाता था, क्योंकि वो भी अकेला था। पत्नी शायद नहीं रही थी और बहू से उसकी बनती नहीं थी। जब मेरा इलाहाबाद ट्रांसफर हुआ तो वो काफी दुखी हुआ। मैं भी भावनात्मक रूप से उससे जुड़ गया था। मैंने पूछा, रामू काका, रिटायरमेंट में कितना समय है? बोला, 3-4 साल। क्यों साहब, मेरे साथ चलोगे? काहे नहीं साहब, पर वो नौकरी बदली भी तो नहीं सकेगी। वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारा भी ट्रांसफर करवा दूंगा। बिल्कुल चलते हैं साहब, और जब तक जान है आपकी सेवा करेंगे। और मैं उसे अपने साथ ले आया। अनु, आज वो मेरा केयर टेकर है। वो मेरे नहीं, एक तरफ से मैं उनके साथ रहता हूँ, क्योंकि अब इतने सालों में मैं उसे काका व वो मुझे बिटुआ या भैया ही कहता है। और एक तरह से मेरा घर या जिंदगी उसी के निर्देशों पर चलती है। और वो अनुज व स्वाति सब बढ़िया मस्त हैं। पर अनु, सबकी अपनी जिंदगी और परेशानियां होती हैं। अनुज व लवलीन का बेटा अब 8 बरस का हो गया है। वो लोग अमृतसर में हैं। तरुण व स्वाति को आईएएस अवार्ड होने पर साथ नहीं रह पा रहे थे, तो डिप्यूटेशन पर दिल्ली पोस्टेड हैं। उनके भी 2 बच्चे हैं। यदा कदा मिलना हो जाता है। कभी मैं चला जाता हूँ उनके पास, या कभी वो समय निकाल लेते हैं मेरे पास आने का। अनु, आज तक मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत, कोई गिला नहीं था, बल्कि आदत हो गई थी अकेलेपन की। लेकिन आज तुमसे मिलकर, वो भी इस रूप में, मैं अपने आप को तुम्हारा गुनहगार मान रहा हूँ। मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ। एक अच्छी भली जिंदगी मेरी वजह से। मनु जी, अकेले तो मैं भी हूँ, लेकिन कभी अकेलेपन की आदत नहीं होती। वो तो शायद ठीक कह रही हो तुम, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है जो हुआ ठीक है। मेरे परिवार को मेरी ज्यादा जरूरत थी उस वक्त। फिर मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारी तो कल्पना तक नहीं की थी। अगर उस दिन वो पत्र ना मिला होता तो मैं तुम्हारी भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाता। इन हालात और परिस्थितियों में ना तुम दोषी हो, ना मेरे जीवन के इस स्वरूप की कोई भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और हाँ मनु, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जोड़ियां वहाँ आसमान में ही बनती हैं। आज तो मुझे भी पक्का यकीन हो गया इस बात पर। देखो, हमारी जोड़ी भी सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बनी थी। अब क्या फर्क पड़ता है कि
हम साथ न रहते हुए भी साथ रहें। तभी मनी राम ने बताया, साहब लेन हो गई, ट्रेन आने वाली है, चलिए। और हमने चौंक कर समय देखा, 4:30 बज गए थे। अपना लगेज उठाकर आए तो अनु बोली, इसमें एक ही 3 टियर बोगी है, मेरा एक बर्थ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मनी राम ने बताया कि मैडम जी, आपका डिब्बा दूसरे खंबे के पास आएगा। और हम वहीं जाकर खड़े हो गए। कुछ मिनटों में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी और हम बोगी में अंदर गए। मैंने अनु से बर्थ नंबर पूछा तो उसने बताया 15, मतलब साइड लोअर, और हम 15 नंबर बर्थ पर आए। ये भी ठीक हुआ, इसमें बैठने में भी कोई परेशानी नहीं होती। शायद 1 मिनट का स्टॉपेज था। ट्रेन चल पड़ी। मैंने अपना ब्रीफकेस बर्थ के नीचे रख दिया। अनु ने बैग से बेडशीट निकालकर बर्थ पर बिछाई। वह बैग सिरहाने की तरह रखकर बोली, तुम्हारे चेहरे से काफी थकावट दिख रही है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं बैठी हूँ। अरे नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम आराम कर लो, सारी रात हो गई बैठे बैठे, मैं तो वैसे भी हैबिचुअल हूँ। पर वो कहाँ मानने वाली थी। मैंने शूज निकाले व उसके बैग पर सिर रखकर लेटा तो उसने कंबल उठा दिया। वह खुद भी बर्थ के दूसरे सिरे पर उसी कंबल में सिमट गई। एक तो पिछले 3 दिनों की हेक्टिकल शेड्यूल, ऊपर से आज का इतना परेशानी भरा दिन। कंबल ओढ़कर लेटने पर मुझे कब नींद आई पता नहीं। सुबह जब अनु ने उठाया 7:45 बज रहे थे। बोली, उठो, सतना आने वाला है। मैंने उठकर ब्लैंकेट घड़ी किया व बैग में रखकर शूज पहने। तब तक सतना स्टेशन आ गया था। हम सामान उठाकर आए तो अनु बोली, तुम यहीं रुको, मैं नेक्स्ट कलेक्शन पता कर टिकट लाती हूँ। अरे तुम बैठो, मैं लाता हूँ। मनु, तुम्हें पूछते हुए जाना होगा और मैं यहीं की हर चीज से वाकिफ हूँ, बैठ जाओ। मैं बस अभी आई। और वो तेजी से चली गई। मैंने टूथब्रश व पेस्ट निकालकर ब्रश किया। वह फिर आकर बैठ गया। अब तक अनु वापस आई। चित्रकूट एक्सप्रेस है, 8:30 पर, ये तुम्हारा टिकट। मेरा अलग क्यों? मनु, मैं झांसी उतर जाऊंगी, इसलिए तुम्हारा इलाहाबाद का टिकट लिया है। अनु, तुम BHU कब आ रही हो? मेरा 9 का रिजर्वेशन है, मैं 10 को बनारस पहुंचूंगी। अरे बनारस क्यों? इलाहाबाद ड्रॉप करो, वहाँ से कुल 125 किलोमीटर है, वह 2 घंटे लगते हैं। अपन 10 को सुबह निकलकर बनारस पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, मैं इलाहाबाद उतर जाऊंगी। ठीक, तुम ट्रेन की पोजीशन मुझे बताना, मैं स्टेशन आ जाऊंगी। ठीक है। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला व बोली, अपना नंबर बोलो। मेरे नंबर बताने उसने डायल किया और मेरे मोबाइल में घंटी बजते ही बोली, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने उसका नंबर सेव किया व अपना दूसरा मोबाइल नंबर व घर का लैंडलाइन नंबर भी उसके मोबाइल में फीड करवा दिया। चित्रकूट एक्सप्रेस के आने पर हम उसमें बैठ गए। वो झांसी उतर गई और मैं इलाहाबाद पहुंच गया। घर पहुंचकर जल्दी जल्दी तैयार हुआ व ड्राइवर को सीधे CMD ऑफिस चलने को बोला। CMD साहब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने टेस्ट रिपोर्ट, ओके सर्टिफिकेट व बाकी कागजात उन्हें सौंपे और बैठकर उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। हर कागज को बड़े ध्यान से देखकर उन्होंने फाइल टेबल पर रखी और बोले, एक्सीलेंट मिस्टर त्रिपाठी, मुझे उम्मीद थी कि ये ऑर्डर हमें ही मिलेगा और वाकई आप ऐसा करके लाए हैं। आई प्राउड ऑन यू मिस्टर त्रिपाठी। मैंने धन्यवाद कहा और बैठ गया। तो अब नेक्स्ट वीक से काम शुरू करवाओ। जी सर, हो जाएगा। तुम काफी एडजस्टेड हो, रिलैक्स करो तुम 1-2 दिन, फिर काम का देखना। थैंक यू वेरी मच सर। वो कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं, मैं 2 दिन ऑफिस नहीं आ सकूंगा। डोंट वरी, रिलैक्स एंड सी योर पर्सनल मैटर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं उठकर बाहर आ गया। बाहर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहा, घर चलो। घर आकर रामू काका को बताया, कल एक मेहमान आ रही हैं। एक तो साइड वाला कमरा उनके रहने सोने के लिए तैयार कर लेना, व कल शाम को खाने में कुछ अच्छा बनाना। अच्छा तो हम रोजा ही बनावत हैं। अरे वो अच्छा नहीं, 2 सब्जी, दाल, चावल, रोटी, और हाँ, कुछ मीठा जरूर बनाना। कोई खास मेहमान है मतलब? हाँ काका, बहुत खास है। ठीक है बबुआ, सब होएगा समझो। और मैं अपने बेडरूम में आकर कबर्ड से विस्की व स्नेकल निकाल ही रहा था कि रामू काका सोडा व पानी लेकर आए। मैंने चुपचाप पैक बनाया, वो पीता रहा। 2 पैक के बाद एनर्जी मिनिस्टर के निज सचिव को फोन लगाया गया।
कुछ देर घंटी बजने के बाद उधर से हेलो की आवाज आई। पांडे जी नमस्कार, मैं त्रिपाठी, ईई इलाहाबाद। अरे नमस्कार सर, आदेश करें, कैसे याद किया? वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिंक देखना है, अपने किसी खास व्यक्ति की पोस्टिंग बीएचयू में इलाहाबाद कराना है। हायर एजुकेशन? सर आप रुकें, हम फोन कॉल बैक करेंगे कुछ देर में। जी पांडे जी। लगभग आधे घंटे बाद पांडे का फोन आया। सर जी वो सब सेट हो गया है, परसों काउंसलिंग है। अरे वाह जी, आपने तो प्रोग्रामिंग भी निकलवा ली। अब वो ऐसा है कि अपने वालों की खातिर तो सब करना ही पड़ता है ना। बस आपकी इसी बात पर तो फिदा हैं हम। आप भी ना सर। तो बतलाइए क्या करना है? आप कल डॉक्टर रामायण सिंह को मिलकर लिफाफा दे दें, परसों पूरा काम पक्का। ठीक है पांडे जी, धन्यवाद। आपके लिए कैंटीन से कुछ स्पेशल सामान मंगवाया था, कल मिल जाएगा आपको। और मैंने फोन काट दिया। अगले दिन मैं बीएचयू में 11 बजे के करीब पहुंच गया। वहां डॉक्टर आरपी सिंह को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक चपरासी मुझे लेकर उनके चैम्बर तक आया। वह बोला सर यही कमरा है। मैंने डोर को पुल करके अंदर प्रवेश किया। सामने बैठा व्यक्ति शक्ल सूरत से ही प्रभावशाली लग रहा था। मैंने अपना परिचय देकर जैसे ही पांडे जी का नाम लिया, वो बोले अरे आइए बैठिए, कल पांडे जी ने बताया था। अब आप तो घर के ही आदमी हैं, जैसा चाहे हो जाएगा। और मैंने कोट की जेब से एक लिफाफा निकालकर उनके सामने रख दिया। उन्होंने वो लिफाफा उठाया और जैसे तोलने लगे। मैंने कहा जो कहा था उसमें 2 ज्यादा है। वो क्यों? ऊपरी खर्चे के लिए। अरे त्रिपाठी जी आपने तो। चलिए अब देखिए, ये है इलाहाबाद की लिस्ट, बस आप उंगली रख दें, ऑर्डर टाइप हो जाएगा। सर इस बारे में मैं तो कुछ नहीं जानता। अब किस कॉलेज में ठीक रहेगा ये तो आपको ही देखना है। तो ठीक है, बेस्ट प्लेस ज्वाइन करते ही हेड। अब तो ठीक है। अरे सर आपकी मेहरबानी है। और मैं हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कहकर बाहर आ गया। बनारस लौटने पर भी मैंने देखा 4:30 हुआ था। लगभग 1 घंटा था ट्रेन आने में। मैं ऑफिस पहुंचा व जरूरी डाक देखने लगा। फिर डीआई माथुर को बुलाया। वह डाक पेड उन्हें देकर समझाया कि ये जरूरी है, इसे कल डिस्पैच करवा दें याद से। ये 1-2 दिन बाद भी चलेगा। और मैं कल व परसों बनारस हूँ, आप देख लीजिए। जी सर। और लगभग 5 बजे मैं निकल गया। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।